दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। आज हम आपको कराने वाले हैं LLB सेकेंड ईयर। सेम है हमारा फोर्थ। एक्ट है हमारा आर्बिट्रेशन लॉ और इसका कोड है 4007 और क्वेश्चन नंबर है हमारा 1। ये आपका आर्बिट्रेशन का पहला क्वेश्चन है, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस एक्ट का पूरा नाम है, इसको शॉर्ट में बोलते हैं आर्बिट्रेशन, लेकिन इस एक्ट का जो पूरा नाम है वह है हिंदी में मध्यस्थम सुलह तथा वैकल्पिक विवाद निवारण विधि। ये इसका पूरा नाम होता है, ठीक है। लेकिन शॉर्ट में हम इसे बोलते हैं आर्बिट्रेशन निवारण विधि, ठीक है। और इंग्लिश में इसे बोलते हैं लॉ ऑफ आर्बिट्रेशन काउंसिलेशन अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिसोल्यूशन। ये इसका पूरा नाम होता है। अब हम इसके फर्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे और जो ये क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझते हो, एक तरह से ये जो आपका क्वेश्चन है बेसिक क्वेश्चन भी बनता है, ठीक है। ये आपके बेस को भी क्लियर करेगा। बड़े ध्यान से देखना है। देखो, आपसे फिर कह रहा हूं, आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, वीडियो को ज्यादा काट कर ना देखना, ठीक है, इस वाली को, क्योंकि ये अपने आप में बहुत महत्व रखता है क्वेश्चन। दूसरी बात, इस पेपर में बहुत ज्यादा बैक लगती है, तो मैं आपको बहुत ही गिने चुने क्वेश्चन कराऊंगा जिससे कि आप बहुत ही अच्छा पेपर करके आओ, ठीक है। आपकी बैक ना लगे, इसलिए आप बड़े ध्यान से देखना, नहीं तो आप 2 बार 3 बार भी अगर पेपर दोगे तो क्लियर नहीं हो पाएगा। तो थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अगर आप समझ लोगे आराम से तो बैक वैक कुछ नहीं आएगी, आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे, ठीक है। नहीं तो आपके पास के भी लाले पड़ सकते हैं इस सब्जेक्ट में, ध्यान रखना। और इसीलिए इसको मैं और एक्टों से पहले करा रहा हूं, क्योंकि इसकी तैयारी करने के लिए आपको थोड़ा ज्यादा समय मिल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है हमारा 1। मध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम 1996 की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? या मध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम 1996 के पारित करने के उद्देश्य, संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रवर्तन का संक्षेप में वर्णन कीजिए। मध्यस्थम को पहले हम थोड़ा सा मोटा मोटी समझा देते हैं। कोई दो पक्ष हैं, ए और बी। इन दोनों के विवादों को जो व्यक्ति सुलझाता है, जिसको हम ग्रामीण भाषा में पंच बोलते हैं, ठीक है, या न्यायालय बोल लो या कोर्ट, जो इन दोनों के विवादों को सॉल्व करता है, सॉल्व करने वाले व्यक्ति को मध्यस्थम कहते हैं, ठीक है। और इस मध्यस्थता में क्या होती है? सुलह होती है या आपस के निपटारे होते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अब मध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम 1996 की मुख्य मुख्य विशेषताएं, मुख्य मुख्य विशेषताएं कौन सी हैं वो देखते हैं। सबसे वन जो है, पहली जो है, अधिनियम के उद्देश्य। इस अधिनियम का, मध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम 1996 का मुख्य उद्देश्य क्या है, सबसे पहले ये देखते हैं। इस अधिनियम का जो उद्देश्य है, मध्यस्थम और सुलह अधिनियम के अधीन मध्यस्थम के अलावा विवादों के निपटारे हेतु सुलह तथा तंत्र व्यवस्था संबंधी प्रावधान भी रखे गए हैं, जो निम्नानुसार हैं। देखो इसमें क्या बोला है, जो मध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम है, इसका कार्य क्या है? सबसे पहले तो ये सुलह मतलब विवादों का निपटारा करेगी, विवादों का
निपटारा, सॉरी ये नंबर 2 पे रखो इसे, विवादों का निपटारा, और नंबर 3 पे क्या करेगी, समझौता कराएगी। ठीक है, सबसे पहले समझौता और नंबर 2 पे विवादों का निपटारा, और नंबर 3 पर क्या करेगी, अगर जरूरी हो तो नए प्रावधान भी बनाएगी। प्रावधान यानी नियम। आगे चलते हैं, इसमें नंबर 1 देखते हैं। यहां पर सारी चीज बोली है, माध्यस्थम और सुलह अधिनियम के अधीन माध्यस्थम के अलावा, मतलब समझौते के अलावा, विवादों के निपटारे हेतु सुलह तंत्र व्यवस्था संबंधी प्रावधान भी रखे गए हैं। मतलब जिससे सुलह हो सके, विवादों का निपटारा हो सके, ऐसे नियमों का भी निर्माण कर सकती है। ठीक है, आगे नंबर 1, भारतीय मध्यस्थम के साथ साथ अंतरराष्ट्रीय वाणिज्य मध्यस्थम और सुलहवी प्रक्रिया को भी शामिल किया गया है। सुलह की प्रक्रिया को भी शामिल किया गया है। यहां पर क्या बोला है, ये जो समझौता है, विवादों का निपटारा है, और प्रावधान है जो नियम बनाना है, ये अपने देश के साथ साथ, अपने देश के साथ साथ प्लस अंतरराष्ट्रीय लेवल पर भी ये इस प्रकार के समझौते, विवादों का निपटारा और नियम बनाएगी। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय लेवल पर भी, देश में तो करेगी काम, और अंतरराष्ट्रीय लेवल पर भी काम करेगी। दूसरा, इसमें यह सुनिश्चित किया गया है कि मध्यस्थम अधिकरण, अधिकरण का मतलब होता है, काफी बार बता चुका हूं, अगर किसी का ध्यान भटक रहा हो तो ये है अधिकरण, यानी न्यायाधीश, न्यायालय का। ठीक है, अधिकरण यानी न्यायाधीश। इसमें यह सुनिश्चित किया गया है कि मध्यस्थम न्यायालय द्वारा नवीनतम अधिनियम के अंतर्गत ही अपना कार्य संचालन करे। मतलब यहां पर बोला है, जो भी हम कार्य करेंगे, समझौता, विवादों का निपटारा या कोई नियम बनाएंगे, तो वो अधिनियम के अंतर्गत, जो अधिनियम के अनुसार जो उन्हें शक्तियां दी गई हैं, जो प्रावधान दिए गए हैं, उनके अनुसार ही कार्य करेंगे। तीसरा, विदेशी माध्यस्थम विधि पंचाटों को भारत में लागू करना। पंचाट का मतलब होता है निर्णय। ठीक है, जैसे हमारे देश में अब से पहले जितने भी केसों के ऊपर, जैसे कोई केस हो, उन केसों के ऊपर जो भी निर्णय दिए गए हैं, उन निर्णयों के आधार पर आने वाले अगले जो केस हैं, उनमें भी निर्णय दिए जाएंगे। ठीक है, विदेशी माध्यस्थम विधि पंचाटों को भारत में लागू करना तथा विदेशी माध्यस्थम पंचाटों को भारत में मान्यता देना। अब बात करते हैं निर्णय। जो निर्णय पहले दिए जा चुके हैं, उसके आधार पर आने वाले केसों में, न्यू केस में हमें निर्णय देने हैं। दूसरी बात, जो विदेशों में निर्णय हो चुके हैं, ठीक है, उसके आधार पर भारत में समझौता, विवादों का निपटारा और नियम बनाना है। ठीक है, दोबारा से देख लो, विदेशी माध्यस्थम विधि निर्णयों को भारत में लागू करना, जैसे विदेशों में एक बार निर्णय हो चुका है, उसके आधार पर भारत में लागू करना, तथा विदेशी माध्यस्थम निर्णयों को भारत में मान्यता देना। लागू तो करना ही करना है, साथ उन्हें मान्यता भी देना है। अगर कोई निर्णय ऐसे हैं, विदेशी निर्णय जो हमारे देश के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी हैं, तो उनको मान्यता दे दी जाएगी कि भाई इस आधार पर हम भी निर्णय करेंगे अपने देश में। आगे चलते हैं, 4th पॉइंट है, देशी माध्यस्थम विधि को अंतरराष्ट्रीय माध्यस्थम विधि में सम्मिलित करना तथा उसके लिए संशोधन की आवश्यकता हो तो देशी माध्यस्थम विधि में उसके अनुरूप संशोधन। दूसरी बात, भाई जब हम विदेशी निर्णयों को हम अपने भारत में मान्यता देंगे और लागू करेंगे,
तो यहां पर बोला है कि उसे देसी मध्यस्थम विधि, जो हमारे देश में देसी विधि के आधार पर हम क्या करते थे, समझौते और निर्णय देते थे। देसी विधि के आधार पर समझौते करते थे और निर्णय करते थे। लेकिन यहां पर बोला गया है कि विदेशी विधि अब हमारे देश में लागू हो गई है, तो जो देसी विधि है इसमें संशोधन किया जा सकता है, इसमें शामिल किया जा सकता है। भाई संशोधन कैसे होगा? विदेशी विधि को देखकर देसी विधि में संशोधन, और विदेशी विधि को देसी विधि में शामिल करना, और प्लस उसे क्या देना, मान्यता देना। ठीक है, दोबारा से देखो, देसी माध्यस्थम विधि को अंतरराष्ट्रीय माध्यस्थम विधि में सम्मिलित करना, देसी को विदेशी विधि में सम्मिलित करना या विदेशी को देसी में सम्मिलित करना, बात एक ही है। तथा उसके लिए संशोधन की आवश्यकता हो तो, भाई ये देसी विधि है और ये विदेशी है विधि, या तो इसे इसमें मिला दो या इसे इसमें मिला दो, बात तो एक ही है। आवश्यकता हो तो देसी माध्यम विधि में उसके अनुरूप संशोधन। भाई हमारी तो देसी विधि है, हम एक दूसरे में मिला रहे हैं, भाई बात एक ही रहेगी, चाहे इसका इसमें विलय हो जाए चाहे इसका इसमें विलय हो जाए, रहेगी एक ही विधि, वो बन जाएगी फिर अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थम विधि। ठीक है, अगर संशोधन की जरूरत पड़े देसी विधि में तो हम संशोधन कर सकते हैं। ठीक है, कुछ नियम ऐसे होते हैं जो विदेशी विधि में भी गलत होते हैं, तो देसी विधि के अनुसार उसमें भी संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये था इसका उद्देश्य, सही है। किसका उद्देश्य था? मध्यस्थम सुलह एवं सुलह अधिनियम 1996 का। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत ने भी अन्य देशों के साथ साथ अंतरराष्ट्रीय आदर्श विधि को अपनाया है, इसलिए भारत में माध्यस्थम तथा सुलह के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय भाईचारा शामिल हुआ। यहां पर बोला है अन्य देशों के साथ साथ भारत ने भी विदेशी विधियों को अपनाया है। ठीक है, विदेशी विधि अपनाई है, जिससे क्या हुआ है, भारत में और विदेशों में भाईचारा हुआ है। ठीक है, विदेशी विधि भाई विदेश की तो ही हो गई, तो फिर क्या होगा भाई, एक दूसरे की हम विधि को अपना रहे हैं तो भाईचारा उत्पन्न होगा। एक पॉइंट हो गया। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं। मध्यस्थम तथा सुलह अधिनियम 1996 के पारित होने के कारण, ये क्यों पारित हुआ? अभी तो हमने इसके उद्देश्य देखे थे, इसका उद्देश्य क्या है, ये पारित क्यों हुआ था, अब हम इस चीज को देखेंगे। संयुक्त राष्ट्र नंबर 1, संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय व्यापार विधि आयोग ने वर्ष 1985 में अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक माध्यस्थम पर संयुक्त राष्ट्र व्यापार विधि आयोग आदर्श विधि को स्वीकार कर लिया था। जो संयुक्त राष्ट्र है उसका एक अपना अंतरराष्ट्रीय विधि आयोग था। ठीक है, क्या था? संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय व्यापार, इसकी एक अपनी विधि थी, उसे कहते थे विधि आयोग। ठीक है, विधि आयोग। लेकिन 1985 में अंतरराष्ट्रीय वाणिज्य माध्यस्थम पर संयुक्त राष्ट्र व्यापार विधि आयोग आदर्श विधि को स्वीकार कर लिया गया। पहले तो इनकी ये विधि थी संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय व्यापार विधि आयोग, लेकिन 1985 में इन्होंने इस विधि को संयुक्त राष्ट्र व्यापार विधि आयोग का आदर्श विधि, किसको? आदर्श विधि को स्वीकार कर लिया था। दूसरा, संयुक्त राष्ट्र
अंतरराष्ट्रीय विधि आयोग ने वर्ष 1980 में संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय विधि आयोग सुलह नियमों को स्वीकार कर लिया था। अब यहां पर आप बोलोगे कि सर ये तो बिल्कुल सेम है, संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय विधि आयोग। तो सर इसमें शामिल क्या किया है? पहले क्या था? ये 1980 से पहले संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय विधि आयोग था, लेकिन 1980 के बाद संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय विधि आयोग सुलह नियमों को स्वीकार कर लिया था। क्या कर लिया था? सुलह नियमों को स्वीकार कर लिया था। यह है इसका मेन पॉइंट। 1980 में सुलह नियमों को स्वीकार करा और 1985 में आदर्श विधि को स्वीकार किया था। ठीक है, आगे चलते हैं। आदर्श विधि तथा सुलह नियम। देखो सुलह नियम ये दे रहे, पहले 1985 में आदर्श विधि और 1980 में सुलह नियम को स्वीकार कर लिया था। आदर्श विधि तथा सुलह नियम को ध्यान में रखकर माध्यस्थम तथा सुलह से संबंधित विधि को निर्मित करना इस समय की आवश्यकता थी। देखो अब बात यह आती है, हम किसी विधि को क्यों शामिल करें? इसका कारण क्या है कि उस समय का वर्तमान समय भाई 1980 और 85 का जो उस समय का वर्तमान समय जो चल रहा था, अब का वर्तमान नहीं, उसका वर्तमान समय, इन दिनों का, उस समय को देखते हुए इनको आदर्श विधि को प्लस सुलह विधि को, सुलह नियम को एक जगह एकत्रित करना और इसके आधार से समझौते करना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया था। इसलिए 1985 में आदर्श विधि और 1980 में सुलह विधि को जोड़ा गया था। आगे चलते हैं, दोबारा से देख लो। आदर्श विधि तथा सुलह नियम को ध्यान में रखकर मध्यस्थम तथा सुलह से संबंधित विधि को निर्मित करना उस समय की आवश्यकता थी, उस समय की। ठीक है, अधिनियम नंबर 3 है अधिनियम का संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा आरंभ। धारा 11 के अनुसार यह अधिनियम मध्यस्थम तथा सुलह अधिनियम 1996 कहलाएगा। दूसरा है धारा 1 उपधारा 2 के अनुसार यह अधिनियम संपूर्ण भारत पर लागू होगा, लेकिन इस अधिनियम के भाग 1, 3 तथा 4 विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य में सीमित हैं। ये उसी सीमा तक लागू होंगे जितना संबंध अंतरराष्ट्रीय सुलह से संबंधित हो। दूसरी बात सुनो, ये मध्यस्थम तथा सुलह अधिनियम 1996 संपूर्ण भारत पर लागू होगा। ये नहीं है कि जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होगा, जम्मू कश्मीर पर भी लागू होगा, लेकिन इस अधिनियम के जो धारा हैं, जो नियम हैं, भाग हैं, भाग 1, 3 और 4 कुछ मात्रा में ही जम्मू कश्मीर में विस्तार करेंगे, लेकिन अन्य जो पूरा जो लॉ है मध्यस्थम तथा सुलह अधिनियम वो पूरा लगेगा, लेकिन इसके भाग कुछ मात्रा में विस्तार करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। यह अधिनियम एक विस्तृत यानी बड़ा तथा स्पष्टीकरणात्मक संहिता है। यह एक बड़ी तो है, लेकिन स्पष्टीकरण एकदम शुद्ध है, सटीक है। ये जो है अधिनियम जो है संहिता। आगे पढ़ते हैं, इसकी जो विशेषताएं हैं वो देखते हैं। माध्यस्थम तथा सुलह अधिनियम 1996 पुराने माध्यस्थम अधिनियम 1940 से अलग है। देखो एक अधिनियम था माध्यस्थम सुलह अधिनियम 1940, उसके बाद मध्यस्थम सुलह अधिनियम 1996 आया। इससे इसकी जो मतलब ये एक दूसरे से क्या थे, भिन्न हैं। उन भिन्नताओं को देखते हैं। इसकी पावर, इसके नियम शक्ति ज्यादा है। भाई हम कोई अधिनियम नियम कब बनाते हैं? जब पहले वाला नियम
अधिनियम कार्य नहीं कर रहा हो, उसके बाद ही हम नया अधिनियम बनाते हैं। तो यहां पर बोला है मध्यस्थम तथा सुलह अधिनियम 1996, पुराने मध्यस्थम अधिनियम 1940 से अलग तथा महत्वपूर्ण है, क्योंकि पुराना अधिनियम घरेलू मध्यस्थम तक ही सीमित था, जबकि नया अधिनियम संपूर्ण विस्तृत संहिता है। देखो, जो 1940 का था, घरेलू का मतलब ये नहीं किसी एक घर में, सिर्फ देश में ही लागू था। घरेलू मतलब देश में लागू था। लेकिन 1996 का जो है, ये अपने घरेलू साथ साथ, अपने देश के साथ साथ प्लस विदेश में भी लागू है। ठीक है, ये था घरेलू, यानी अपने ही देश में लागू था, भारत में ही लागू था। लेकिन ये जो था संपूर्ण विश्व पर लागू था, जो जो इसमें सम्मिलित थे। आगे चलते हैं। नंबर 1, इसमें प्रथम बार मध्यस्थम न्यायाधिकरण के बारे में प्रावधान है। मध्यस्थम न्यायाधिकरण मतलब जो मध्यस्थता कराएंगे, समझौते कराएंगे, समझौते के न्यायाधीश के बारे में वर्णन है। ठीक है, न्यायाधीश के कार्य क्या होंगे, न्यायाधीश क्या करेगा, वो सब यहां पर वर्णन है। दूसरी विशेषता क्या है वो देखते हैं। इसमें मध्यस्थों मतलब जो पक्ष होते हैं, मध्यस्थ तथा सांविधिक मध्यस्थकों को न्यायाधिकरण का दर्जा प्रदान करके निर्णय अंतिम किया है। निर्णय अंतिम क्या है? जो पक्ष हैं, ए पक्ष और पक्ष बी, ये हो गए मध्यस्थों। ठीक है, और इनके बीच जो सुलह करा रहे हैं वो हो गए मध्यस्थ। सांविधिक यानी विधि के द्वारा मध्यस्थों को न्यायाधिकरण यानी न्यायाधीश के द्वारा दर्जा प्रदान करके निर्णय अंतिम किया है। ठीक है, ये जो पक्ष हैं इनके समझौतों को न्यायाधीश द्वारा अंतिम किया गया है, मतलब सुलझाया गया है। तीसरा, इसमें विदेशी तथा अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थम के चुनाव की विस्तृत तथा विविध प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है। मतलब यहां पर देश के साथ साथ विदेशी मध्यस्थम समझौते भी यहां पर किए जाएंगे, और वो भी किस आधार पर किए जाएंगे? चुनाव की विस्तृत तथा विविध प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है। मतलब चुनाव के आधार पर हम समझौतों को सॉल्व कर सकते हैं। आगे पढ़ेंगे समझौते के आधार पर क्या है। इस अधिनियम ने मध्यस्थम मामलों में न्यायालयों की शक्तियों को इस अधिनियम की सीमाओं के अंतर्गत सीमित किया है। ये जो न्यायाधीश थे भाई, इनकी जो शक्तियां हैं इस अधिनियम के द्वारा निश्चित कर दी गई, इनको पावर दे दी गई कि आप इस आधार पर अपने निर्णय समझौते करा सकते हो। आपको एक शक्ति दी जा रही है, हम उसे निश्चित कर रहे हैं। ठीक है, आगे इस अधिनियम में मध्यस्थता तथा पंचायत यानी निर्णय के लिए विस्तृत प्रक्रिया दी गई है। भाई, किसमें प्रक्रिया दी गई है? इस अधिनियम में निर्णय करने के लिए। 6, इस अधिनियम में मध्यस्थों के अधिकारों में वृद्धि की गई है। इस अधिनियम में क्या करा गया है भाई? 1940 जो था उसमें क्या होता था? जो समझौता कराने वाला पक्ष होता था, समझौते यानी जो मध्यस्थ होते थे, उनको कुछ शक्तियां होती थी। ठीक है, कुछ शक्ति थी। लेकिन 1996 के अधिनियम द्वारा इन मध्यस्थों को शक्तियां ज्यादा दी गई, ज्यादा शक्ति दी गई। आगे चलते हैं।
इस अधिनियम ने सुलह नामक नई धारणा को जन्म दिया। इसमें लंबित विवाद या संभावित विवादों में सुलह की प्रक्रिया की शुरुआत की जा सकती है। सबसे पहले तो इसमें ये देखो, सुलह नामक नई धारणा को जन्म दिया। पहले क्या होता था, ए पक्ष और बी पक्ष किसी ना किसी निर्णय पे पहुंचते थे, या तो इसके निर्णय में पक्ष जाता था या इसके निर्णय में पक्ष जाता था। लेकिन 1996 के अधिनियम ने क्या करा, भाई ना तो तुम्हारा नुकसान हो ना आपका नुकसान हो, आप क्या कर लो, समझौता कर लो आपस में दोनों बैठ के, और जो आपका समझौता होगा वो हम आपके एक कागज पर लिख देंगे। ये एक बहुत बड़ी पहल थी। इस अधिनियम ने सुलह नामक नई धारणा को जन्म दिया। इसमें लंबित विवाद, भाई ये सोचेगा मैं जीतूं, ये सोचे मैं जीतूं, तो आपस में केस चलता रहेगा। तो केस क्या होंगे, लंबित रहेंगे, यानी लटके रहेंगे, और लंबे समय से चलने के कारण दोनों की कमर टूट जाएगी। ठीक है, आर्थिक नुकसान होगा, समय का नुकसान होगा, साथ ही साथ जो अन्य केस आने वाले हैं न्यायालय में, उन केसों की सुनवाई नहीं हो सकती है। इसलिए एक समझौता बहुत अच्छा काम था। इसमें लंबित विवाद जो बहुत लंबे समय से चल रहे हैं या संभावित विवाद में सुलह की प्रक्रिया की शुरुआत की जा सकती है। ठीक है, और की जाती थी 1996 के नियम के बाद, और आज भी हो रहा है। कुछ निर्णय कुछ विवाद ऐसे होते हैं जिनमें समझौते करा दिए जाते हैं। एक चीज और बता दूं आपको, ये जो पॉइंट नंबर 4 है, यहां पर हमने इसके अंदर 7 पॉइंट ऐड किए हैं। ये 7 पॉइंट हमने इसलिए ऐड किए थे, आपका जो आर्बिट्रेशन का जो पेपर है उसे समझाने के लिए, किसे, उसे अच्छे से समझाने के लिए, आपका कोई भी पॉइंट छूटे नहीं। लेकिन जब आप पेपर दोगे, आप वहां पर 3 या 4 पॉइंट ही वहां पर लिखोगे। इसको लिखने के बाद यहां तक आप ज्यादा से ज्यादा 3, नहीं तो आप 3, 4 ज्यादा से ज्यादा, या 2, बस इतने पॉइंट लिख देना, खत्म कहानी। ठीक है, ये नहीं है कि आप 7 के 7 पॉइंट करना स्टार्ट कर दो, नहीं, कम से कम ये थ्योरी लिखने के बाद 2, और ज्यादा से ज्यादा 3 या 4, बस। आगे चलते हैं। अब पॉइंट नंबर आता है 5। ये जो पॉइंट नंबर 5 है, यहां पर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीजें हैं, बातें हैं आर्बिट्रेशन के बारे में। आप ध्यान से देखना इन चीजों को। ठीक है, यहां से आपका वेरी वेरी इंपोर्टेंट वर्क स्टार्ट होता है। ठीक है, अधिनियम में प्रयुक्त विभिन्न पदों की परिभाषाएं, ये यहां से आपका 5 नंबर में, 10 नंबर में भी आ सकता है। ठीक है, अधिनियम में प्रयुक्त विभिन्न पदों यानी शब्दों की परिभाषा बताइए। माध्यस्थम, धारा 2(1) के अनुसार माध्यस्थम होता क्या है? ठीक है, एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत दो या अधिक पक्षकारों के बीच हुए करार के अनुसरण यानी पीछे चलना, अनुसरण में किए गए किसी कार्य के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाले विवादों या मतभेदों का निपटारा किया जाता है। ठीक है, यहां पर क्या बोला है, 2 या अधिक पक्षकार। देखो, आपने अगर टॉट पढ़ा होगा या और कुछ लॉ के मेरे क्वेश्चन देखे होंगे तो मैंने वहां पर बताया है, पक्ष 2 होते हैं, ए पक्ष और पक्ष बी। लेकिन ए पक्ष और बी पक्ष में सदस्य चाहे कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर बोला है 2 या अधिक पक्षकारों के बीच हुए करार के अनुसरण में किए गए कार्य के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाले विवादों या मतभेदों का निपटारा किया जाता है। किसमें? मध्यस्थम में, मतलब 2 पक्षों के बीच में होने वाले विवादों का निपटारा जो होता है उसे मध्यस्थम कहते हैं। तथा पक्षकारगण इस बात के लिए सहमत होते हैं, मध्यस्थम तब मानी जाएगी जब दोनों पक्षकार सहमत हों मध्यस्थता कराने के लिए कि उनके मामलों में मध्यस्थ द्वारा
विधि के अनुसार, मतलब हमारा जो केस है वो सॉल्व नहीं हो पा रहा है, हमारा जो विवाद है वो सॉल्व नहीं हो पा रहा है, आप मध्यस्थता के द्वारा इसे सॉल्व कर दो, लेकिन जो मध्यस्थता आप करो वो विधि के अनुसार होनी चाहिए, यानी कानूनी प्रक्रिया जैसी या उसके समान होनी चाहिए। ठीक है। या किसी अन्य तरीके से दिया गया निर्णय उन पर बाध्यकारी होगा तथा विधि के अंतर्गत परिवर्तनीय होगा। मतलब जो निर्णय दिया जाएगा वो बाध्यकारी होगा किस पर, पक्ष ए और पक्ष बी पर, और वो जो निर्णय होगा वो परिवर्तनीय होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। मध्यस्थम देख लिया। दूसरा मध्यस्थम करार। धारा 7(1) के अनुसार मध्यस्थम करार से तात्पर्य पक्षकारों के मध्य उस करार से है जो उन सभी या कुछ विवादों को मध्यस्थम को सौंपता है जो उत्पन्न हो गए हैं या पक्षकारों के मध्य संविदात्मक या अन्य विधिक संबंधों के संबंध में उनके मध्य उत्पन्न हो सकते हैं। देखो, संविदा करार क्या है, वो मध्यस्थम करार। ए पक्ष और बी पक्ष दो पक्ष हैं, इन्होंने आपस में समझौता किया है कि भाई हमारे जो विवाद चल रहे हैं उनका समझौता होना चाहिए, तो इसको कहते हैं करार। विवादों के लिए आपस में करार करना कि भाई हमारा जो है आपस में एक दूसरे से समझौता होना चाहिए। तीसरा है मध्यस्थम पंचाट। धारा 2 के अनुसार भारत संघ बनाम जय नारायण मिश्र 1970 का एक केस है। इसमें उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अंतिम पंचाट यानी अंतिम निर्णय पर पहुंचने से पूर्व मध्यस्थम से यह उम्मीद की जाती है कि उसने सभी दावों तथा प्रति दावों को स्वीकार कर लिया हो तथा उन दावों तथा प्रति दावों पर अर्ध न्यायिक रूप से विचार किया गया हो। यहां पर बोला गया है कि जो मध्यस्थम है, जो इनका निर्णय कर रहा है, निर्णय करने वाला व्यक्ति, उसने दोनों के पक्षों को, ए पक्ष को और बी पक्ष को, इनके दावों को पहले देखा हो। हालांकि ये आपस में समझौते कर रहे हैं अपनी सलाह सम्मति से, लेकिन इसने ए पक्ष के दावे और बी पक्ष के दावे, दोनों के दावों को देखा हो, यानी दोनों के बातों को, दोनों पक्षों को सुना हो। उसके बाद विधि द्वारा जो नियम बनाए गए हैं उसके आधार पर निर्णय हुआ हो। ठीक है, तथा प्रति दावों पर अर्ध न्यायिक रूप से विचार किया गया हो, न्यायिक रूप से नहीं, क्योंकि भाई जो मध्यस्थ होता है वो अर्ध न्यायिक होता है और उसके आधार पर इसने विचार किया गया। तो आगे चलते हैं। मध्यस्थम अभिकरण। धारा 2(1) के अनुसार यह एकल मध्यस्थ या मध्यस्थों की एक पीठ से है। भाई मध्यस्थ एक भी हो सकता है या एक से ज्यादा, तो यहां पर बोला है एकल मध्यस्थ या मध्यस्थों की एक पीठ से है, जो एक से अधिक हो उनकी जो पीठ होती है। वास्तव में मध्यस्थ अधिकरण यानी न्यायाधिकरण का गठन इस अधिनियम के भाग 3 की धारा 10 के अंतर्गत होता है, जिसमें यह प्रावधान है कि पक्षकार मध्यस्थों की संख्या निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र है। यहां पर क्या बोला है, जो मध्यस्थ हैं, जो समझौते कराने वाले पक्ष हैं, ए पक्ष और बी पक्ष, उनको यह अधिकार है कि वो समझौते कराने के लिए कितने व्यक्तियों को नियुक्त करेंगे। ठीक है, ये अपनी इच्छा अनुसार व्यक्ति को नियुक्त कर सकते हैं, परंतु यह संख्या किसी भी प्रकार से 7 से अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि यह संख्या पक्षकारों द्वारा निर्धारित नहीं है तो मध्यस्थ की संख्या 1 होगी। अब यहां पर बात सुनो, ए पक्ष
और विपक्ष अगर अपनी मर्जी से मध्यस्थ को नियुक्त करते हैं कि ए ने बोला कि भाई मैं अपनी तरफ से कुछ व्यक्तियों को लेकर आता हूं, न्यायाधीशों को लेकर आता हूं जो हमारा समझौता कराएंगे। बी ने कहा अगर तुम लेकर आओगे तो मैं भी अपनी तरफ से लेके आऊंगा, और टोटल मिलकर दोनों जो पक्ष हैं मध्यस्थ उनकी संख्या 7 होनी चाहिए। अगर ये दोनों सहमत हैं कि भाई नहीं, मैं कोई पक्ष नहीं लेके आने वाला, ना मैं कोई पक्ष लेके आने वाला, सिर्फ एक व्यक्ति के द्वारा हम अपना समझौता करा लेंगे, ठीक है। जो भी वो निर्णय दे देगा हमारे दावे को देखकर उसके आधार पर हम इसकी बात को ही मान लेंगे। अगर ये कहते हैं कि नहीं हम ऐसी बात नहीं मानेंगे, हम तो अपने भी लेके आएंगे, तो वो ले आएंगे, संख्या 7 होनी चाहिए। दूसरी बात, जब भी कभी कहीं भी समझौता होगा, समझौते में संख्या विषम होगी, विषम संख्या में ही मध्यस्थम होंगे, यानी जो बिचौलिया होंगे, जो विवादों का निपटारा करने वाले होंगे, उनकी संख्या विषम होगी। अगर इनकी संख्या सपोज करो सम हुई, जैसे 4 है, ए और बी है, 2 ए के पक्ष में हो गए, 2 बी के पक्ष में हो गए, तो ये तो फिर ऐसा का ऐसा मामला लटक गया। अगर इनकी संख्या विषम होगी, जैसे 5 है, तो भाई अगर वोट पड़ेंगी, किसी के पक्ष में 3 जा सकती हैं, किसी के पक्ष में 2 जा सकती हैं, तो 3 और 2 5 हो गए। किसी के पक्ष में 1 जा सकती है, किसी के पक्ष में 4 जा सकती हैं, तो ये विषम हो गए, ठीक है। तो इसलिए समझौते के लिए जो मध्यस्थ होते हैं उनकी संख्या विषम होनी चाहिए। उसी आधार पर यहां पर बोला था कम से कम अधिकतम जो संख्या होगी वो 7 हो सकती है, ठीक है। अगर वोट पड़ी तो कोई सा पक्ष तो विषम बैठेगा और उसी का पक्ष भारी माना जाएगा, जीता माना जाएगा। इसमें एक केस है, इंजीनियरिंग मजदूर सभा बनाम हिंद साइकिल्स प्राइवेट लिमिटेड 1963। यहां पर है न्यायालय धारा, न्यायालय बताया गया है धारा 21 अड़े के अनुसार। इसमें न्यायालय का वर्णन किया गया है। न्यायालय का तात्पर्य ऐसे दीवानी न्यायालय से है जो मध्यस्थ में संदर्भित विषय वस्तु पर क्षेत्राधिकार रखता है। ऐसे दीवानी न्यायालय होते हैं जो संपत्ति से संबंधित केसों को सॉल्व करते हैं, ठीक है। उसमें बोला है जो मध्यस्थ से संदर्भित विषय वस्तु पर क्षेत्राधिकार रखता है, कौन सा? दीवानी न्यायालय। यह मध्यस्थम को संदर्भित मामला दीवानी वाद है। देखो एक चीज समझो, यहां पर क्या बोला है, न्यायालय या तो मध्यस्थम से संबंधित होगा, ठीक है, जिसे हम दीवानी न्यायालय बोलते हैं। दीवानी न्यायालय मध्यस्थम की विषय वस्तु पर कार्य करेगा, या मध्यस्थम को संदर्भित मामला दीवानी वाद है। या तो इसको मध्यस्थम को न्यायालय का भाग मान लो या इसको न्यायालय का भाग मान लो, बात एक ही है। तथा संदर्भित विषय वस्तु इस प्रकृति की है, यदि मध्यस्थम के संदर्भ की विषय वस्तु न होकर दीवानी वाद होता है तो जिस न्यायालय को इस दीवानी वाद पर क्षेत्राधिकार है तथा मध्यस्थम अधिनियम के प्रयोजन से न्यायालय माना जाएगा, यह मूल क्षेत्राधिकार का न्यायालय होगा। इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं अच्छे से। यहां पर बोला गया है, पहले तो जो मध्यस्थम होगा, जो मध्यस्थम वाले जो विवाद हैं, ठीक है, इन पर न्यायालय नजर रखेगा। एक प्रकार से क्या रखेगा? नजर, ठीक है। दूसरा, एक बात तो ये हो गई, एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या हो गया, ये जो मध्यस्थम विवाद जो है, विवाद जो है ये क्या है? ये दीवानी वाद हैं, ठीक है। कैसे वाद हैं?
दीवानी वाद हैं। क्योंकि देखो, मध्यस्थम विवाद के ऊपर कौन नजर रखेगा? न्यायालय। न्यायालय क्यों नजर रखेगा? क्योंकि इसके क्षेत्राधिकार में ये आते हैं। क्षेत्राधिकार में आते हैं तभी तो नजर रखेगा, नहीं इसको क्या जरूरत पड़ी है नजर रखने की। दूसरा, ये जो मध्यस्थम विवाद होते हैं ये दीवानी वाद होते हैं, ठीक है, इसलिए ये न्यायालय में जाते हैं। आगे समझते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है? अगर पहले तो ये होता है कि जो मध्यस्थम द्वारा विवादों को सॉल्व किया जा रहा है उनको शक्ति है कि आप इन विवादों को सॉल्व कर दो, ठीक है। अगर किसी कारण से ये विवाद मध्यस्थता के द्वारा सॉल्व नहीं होते हैं तो इन वादों को न्यायालय में, दीवानी वाद न्यायालय में भेजा जाएगा और उसके आधार पर फिर निर्णय दिया जाएगा जिस क्षेत्राधिकार में ये आते हैं। दोबारा से समझ लो इस बात को। पहले मध्यस्थतम विवादों का सॉल्यूशन होगा किसके द्वारा? जो पंच होंगे, ठीक है। लेकिन इस पर कौन नजर रखेगा? न्यायालय इस पर नजर रखेगा कि भाई इन्होंने सही निर्णय दिया है या गलत दिया है, इनके ऊपर छोड़ दिया। जो ये मध्यस्थम विवाद होते हैं ये कैसे विवाद होते हैं? दीवानी विवाद होते हैं। अगर इनके द्वारा ये सॉल्व नहीं होता है तो ये न्यायालय के पास जाएंगे, दीवानी न्यायालय के पास, ठीक है। फिर दीवानी न्यायालय यह देखेगा कि ये किस क्षेत्राधिकार का वाद है, फिर इस पर न्यायालय यानी न्यायाधीश अपना निर्णय देगा, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय वाणिज्य मध्यस्थम धारा 216 के अनुसार अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थम विविध संबंधों में उत्पन्न होने वाले विवादों से संबंधित एक ऐसा मध्यस्थम है। यहां पर है अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थम, जो अंतरराष्ट्रीय लेवल पर यानी दो देशों के बीच, यानी अंतरराष्ट्रीय लेवल पर, यानी दो देशों के बीच, देश ए और देश बी, इनके बीच वाणिज्यिक अगर कोई मध्यस्थम होता है तो धारा 216 के अनुसार अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थम विविध संबंधों से उत्पन्न होने वाले विवादों से संबंधित एक ऐसा मध्यस्थम है जहां मध्यस्थम से पक्षकारों में से एक पक्षकार निम्न हो। यहां पर क्या बोला है? अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थम किसे कहते हैं? कैसे पता चलेगा कि अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थम है? इसमें बोला है दो देश हो, एक देश और देश दूसरा बी, ठीक है। उनकी क्या पहचान है, कैसे होगी उसे देखते हैं। जहां मध्यस्थम से पक्षकारों में से एक पक्षकार निम्न हो, कैसा हो? जो भारत से भिन्न किसी दूसरे देश का नागरिक है या उस देश का आभ्यासिक तौर पर निवासी हो। यहां पर बोला है, देखो हम अपने देश की विधि पढ़ रहे हैं तो ये हम अपने देश को तो इसमें काउंट करेंगे जरूर। अंतरराष्ट्रीय लेवल पर कोई मध्यस्थम चल रहा है, ठीक है, मध्यस्थम चल रहा है, वहां पर एक तो भारत है, भारत का क्या है? नागरिक है, ठीक है, और एक अन्य देश का व्यक्ति होना चाहिए। दूसरा, एक कंपनी या एक संघ या उन व्यक्तियों का निकाय हो जिसका केंद्रीय प्रबंधक तथा नियंत्रण भारत से भिन्न किसी दूसरे देश में किया जाता हो। या यहां पर बोला गया है, एक तो भारत, यहां पर तो एक पॉइंट ये हो गया, या तो भारत का नागरिक हो और एक दूसरा देश का नागरिक हो, ठीक है, उनकी मध्यस्थता हो रही हो किस क्षेत्र पे?
अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थम हो रहा हो। दूसरा, कोई विदेशी कंपनी हो या कोई संघ हो विदेशी, ठीक है, और प्लस एक हमारे देश का हो कोई भी, यानी भारत की कंपनी, संघ या कोई अन्य चीज हो, इनका क्या हो रहा हो, मध्यस्थम हो रहा हो। एक कंपनी या एक संघ या उन व्यक्तियों का निकाय हो जिसका केंद्रीय प्रबंधक तथा नियंत्रण भारत से भिन्न किसी दूसरे देश से में किया जाता हो। यानी कि भाई जब ये विदेशी कंपनी या संघ है तो भाई भारत में तो इनका नियंत्रण या केंद्रीय संबंध होगा नहीं, इनका क्या है, किसी अन्य देश का इन पर नियंत्रण है, तो इसको बोलेंगे अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थम। आगे चलते हैं। जय, पक्षकार धारा, पक्षकार किसे कहते हैं? अब पक्षकार की बात आती है। धारा 21 जय के अनुसार पक्षकार से तात्पर्य एक ऐसे पक्षकार से है जो मध्यस्थम का पक्षकार हो। भाई ये भी तो एक पक्षकारी है, ये भी तो एक पक्षकारी है। लॉ के अंदर कंपनी, संघ, उद्योग, निकाय, इन सबको भी क्या माना गया है, व्यक्ति माना गया है। ठीक है, व्यक्ति तो व्यक्ति है ही, लेकिन कंपनी, संघ, उद्योग, निकाय, इनको भी व्यक्ति माना गया है। यहां पर बोला है पक्षकार से तात्पर्य एक ऐसे पक्षकार से है जो मध्यस्थम का पक्षकार हो। पक्षकार दो होते हैं, जैसे पक्षकार ए, पक्षकार बी, पक्षकार ए, पक्षकार बी, दो पक्षकार हो। मध्यस्थम एक व्यक्ति तथा दूसरे व्यक्ति के मध्य हो सकता है। भाई मध्यस्थम किसके बीच होगा? एक व्यक्ति थोड़ी अपने के मध्यस्थता करेगा, नहीं, मध्यस्थता के लिए कम से कम दो पक्षों का होना जरूरी है। पक्ष में सब चीज आ जाती है, कंपनी, संघ, उद्योग, निकाय, देश, विदेश। ठीक है, यानी कैसा होना चाहिए, दो पक्ष होने चाहिए टोटल में। ठीक है, वह व्यक्तियों के समूह तथा एक व्यक्ति के मध्य हो सकता है। यह एक व्यक्ति तथा कई व्यक्तियों के समूह के मध्य हो सकता है। यहां पर देखो, इस बात को देखना, वह व्यक्तियों के समूह तथा एक व्यक्ति, मतलब एक पक्ष में एक से अधिक व्यक्ति हैं, एक से अधिक व्यक्ति हैं, और दूसरे पक्ष में सिर्फ एक व्यक्ति है। यहां पर बोला है वह व्यक्तियों के समूह, मतलब एक से अधिक व्यक्ति तथा एक व्यक्तियों के मध्य हो सकता है, या यह एक व्यक्ति तथा कई व्यक्तियों के समूह के मध्य हो सकता है। इन्होंने इस बात को घुमा दिया है, या तो पहले पक्ष में अधिक व्यक्ति हो, दूसरे में एक व्यक्ति हो, या दूसरे पक्ष में अधिक व्यक्ति हो और पहले पक्ष में एक व्यक्ति हो, बात एक ही है। ठीक है, व्यक्तियों के अंतर्गत कंपनी, संघ या निकाय जैसे कानूनी व्यक्ति भी आते हैं। पक्षकार यहां पर बोला है, जैसा कि मैंने बता दिया है, व्यक्ति के अंदर कंपनी, संघ, उद्योग, निकाय, और अंतरराष्ट्रीय लेवल पर हो रहा है तो व्यक्ति के अंदर देश भी आते हैं। ठीक है, एक देश का दूसरे देश में अगर समझौता चल रहा है तो वो व्यक्तियों में काउंट होगा। पक्षकार आप अच्छी तरह से जानते होंगे, पक्षकार के लिए दो पक्ष होने चाहिए, एक पक्ष और बी पक्ष। उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन को मैंने जैसे जिस उम्मीद से समझाया है आपकी समझ में आया होगा। दूसरी बात, ये जो पॉइंट है आपके 5-5 नंबर में आ सकते हैं, 10 नंबर में भी क्वेश्चन बन सकता है। वहां पर खाली ये लिखा आएगा पक्षकार, या आपसे पूछ सकता है पक्षकार से आप क्या समझते हो। ठीक है, मध्यस्थम अभिकरण या अधिकरण से आप क्या समझते हो, वहां पर खाली लिखा आ जाएगा न्यायालय, आप उसके न्यायालय के कार्य, न्यायालय की बातें, सारी चीजें वहां पर लिख देना। वहां आ सकता है अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थम, खाली इतना लिखा आ जाएगा, आप इसको एक्सप्लेन कर देना।
या ऐसे आ जाएगा मध्यस्थम, वहां पर लिखा आ जाएगा मध्यस्थम करार या मध्यस्थम पंचाट। इस प्रकार से आपके क्वेश्चन वहां पे बन सकते हैं। दूसरी बात, पहले भी काफी वीडियोज में बता चुका हूं, फिर बता रहा हूं, जब आपके हाथ में पेपर हो, आपके हाथ में पेपर आ जाए, तो आप क्वेश्चन को कम से कम 2 टाइम्स रीड करा करो, ठीक है? 2 बार पढ़ा करो, उसको समझा करो कि एग्जामिनर क्वेश्चन के द्वारा बूझना क्या चाहता है। फिर सोचा करो 1 मिनट, ये नहीं है कि पढ़ा और कलम चला दी एकदम फटाक देसी, नहीं। क्वेश्चन को 2 टाइम पढ़ो और 1 मिनट सोचो, ठीक है? उसके बाद आप अपना आंसर लिखना स्टार्ट करो। आप देखना आपकी स्पीड बहुत तेज हो जाएगी। अगर कुछ स्टूडेंट ऐसे करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ा थोड़ा सा उल्टा सीधा और आंसर पे चले गए और बीच में जाके सोच रहे हैं, अरे यार इसमें क्या करूं, यार इसमें क्या करूं अब। तो इससे पहले आप क्वेश्चन करने से पहले ही आप अच्छे से सोच लिया करो, ठीक है? मैं क्वेश्चन में जब पेपर देता था भाई, मैं अपना बता रहा हूं, 2-2 मिनट 3-3 मिनट का रेस्ट भी लेता था आराम से। क्वेश्चन करा, 2 मिनट रेस्ट लिया, 3 मिनट रेस्ट लिया, इतने इस रेस्ट में थोड़ा बहुत अपनी कॉफी को पीछे चेक कर लिया, फिर आराम से रिलैक्स होके फिर क्वेश्चन करा। हमें स्ट्रेस नहीं लेना है। जब हम स्ट्रेस लेते हैं तो हमारा जो दिमाग है दर्द करने लगता है, सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती है, और जो चीजें हमें अच्छे से याद होती हैं हम उन चीजों को भी भूल जाते हैं, ठीक है? तो इसलिए स्ट्रेस नहीं लेना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, तो हमें आराम से सोच सोच कर करना है, ठीक है? पहले सोचो, जब हमारा दिमाग क्लिक कर दे कि हाँ भाई ये चीज है, तब अपनी हैंड राइटिंग को, अपने हाथ को फास्ट कर दो उस समय। अब होता क्या है, आपने 2 लाइन लिखी, भूल गए, फिर सोचने लग गए, फिर 3-4 लाइन लिखी, एक पॉइंट लिखा, फिर सोचने लग गए, तो आपका टाइम खराब होता है। रिलैक्स हुआ करो, पानी पिया करो, पेपर को आराम से करा करो, ठीक है? उम्मीद करता हूं मेरी बात को आप समझ गए होंगे, आपने वीडियो को अंत तक देखा है और मुझे अच्छे से सुना है, उसके लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।